नमस्ते एंड जय हिंद। जैसे कि आप लोगों से वादा किया था कि मैं एक पॉलिटिक्स के ऊपर में एक वीडियो बनाऊंगा, पर पता नहीं था कि इतने जल्द और इस तरीके का वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा। आज का टॉपिक रहने वाला है जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्याएं करना, या फिर यूँ कह लूँ कि माइनॉरिटीज़ को टॉर्चर करना, और कितने लोग इससे गुजर चुके हैं और क्या बदलाव आया है अभी तक के। क्योंकि जम्मू कश्मीर हम लोग सब जानते हैं कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी वाली स्टेट है। अब वहाँ पे किस तरीके से माइनॉरिटीज को टॉर्चर किया जा रहा है, किस तरीके से उनको मारा जा रहा है। यहाँ मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि सबके सब लोग वैसे हैं, बट कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स है जो कि वहाँ पे कश्मीरी पंडितों को रहने नहीं देना चाहते। इन्हीं के बारे में आपसे बात करूंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जम्मू एंड कश्मीर, ये नाम अगर आपके सामने मैं लेकर आऊं तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही चेहरा आएगा, पत्थर फेंकते हुए हमारे युवा जो बरगलाए गए हैं, जो अनएम्प्लॉयड है, जिनके पास में कमाने का साधन नहीं है। उनको ये जो लोग हैं ये रेडिकलाइज करके इनको 200 300 रुपए देकर हमारे आर्मी के जवानों पर पत्थर फेंकने लगाते हैं, राइट। अब इन युवाओं का कुछ टाइम से रिक्रूटमेंट चल रहा था कश्मीर में कि भाई उनको स्किल इंडिया के तहत कहीं कहीं पे प्रोसेस किया जाए, कहीं कहीं पे उनको जॉब दी जाए, जैसा जिसकी स्किल वैसे उसके लिए सैलरी, ये सब चीज़ें उनको करवाई जा रही थी। अब इसके चलते स्टोन पेल्टिंग की घटनाओं में बहुत हद तक कमी आई है, पर कमी आने के बाद में जो ये रेडिकल तत्व थे, जो ये एंटी नेशनल एलिमेंट्स थे, उनको लग रहा था कि भाई अपनी दुकानें हो जाएगी बंद। तो इन लोगों ने हाल ही में बिहार से आए हुए एक वीरेंद्र पासवान, जो कि कश्मीर में पानी पूरी बेचते थे, उनको मार दिया। जस्ट मार दिया। गलती क्या थी उनकी कि वो हिंदू थे। गलती उनकी ये थी कि वो हिंदू थे, इसलिए उनको लिंच कर दिया गया। मैं लिंच ये बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा, उनको सीधा गोली मार दी गई, ऑन द स्पॉट मर गए वो। इसके अलावा हाल ही में हमारी गवर्नमेंट ने एक आंकड़ा दिया था पार्लियामेंट में कि लगभग 3-3.5 लाख लोगों को जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल इशू किया गया है, और उसमें से लगभग कुछ लोग वहाँ पे विस्थापित होने की उन्होंने इच्छा जताई है, क्योंकि उनको अभी जम्मू कश्मीर सेफ लगने लगा था। और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि आर्टिकल 370 जब हटा, उसके बाद में वहाँ पे मोदी गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, या यूँ कह लीजिए कि एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। अब यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद में वहाँ के जो गवर्नर है या लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनके हाथ में सारी पावर आ गई, और अभी तक के वहाँ पे इलेक्शंस हुए नहीं है। तो वहाँ पे काफी हद तक बहुत सी चीजें स्ट्रीमलाइन हो चुकी थी। तो इसलिए इन सब पंडितों को लग रहा था कि भाई अब हम वापस अपने घर जा सकते हैं। तो इनमें से कुछ लोग जाना शुरू हो गए थे। इसी के चलते जो इतनी पुरानी, इतनी सालों की मेहनत इन रेडिकल लोगों ने की थी, जो ये लोग इस्लाम वहाँ पे फैलाना चाहते हैं, जो वहाँ पे शरिया कानून लाना चाहते हैं, उन लोगों की मेहनत बर्बाद ना हो जाए, इसलिए ये लोग ये परपंच कर रहे हैं। इन्होंने हाल ही में मक्खन लाल बिंद्रू, इनकी हत्या कर दी। मक्खन लाल बिंद्रू ये कोई आम आदमी नहीं थे, यूँ कह लीजिए आम आदमी थे, बट आम आदमी रहे नहीं अभी। इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी है, क्योंकि जब तक कुछ हादसा होता नहीं तब तक हम लोग एक्शन लेने को देखते नहीं। क्योंकि जब मक्खन लाल बिंद्रू को मारा जा रहा था, उस समय हमारे मोदी जी यूपी में बैठे थे। वाह मोदी जी, वाह वाह। और मेरे को एक चीज नहीं समझ रही, हर पॉलिटिकल पार्टी इसके बारे में बात नहीं करना चाह रही है, पर राहुल गांधी तो हर चीज में अपना मुद्दा लेके आते हैं ना। किसानों को कुछ हुआ तो उसमें राहुल गांधी बोलेंगे, किसी चीज में कुछ हुआ उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा बोलेगी, इसमें नहीं बोल रही है। क्यों? क्योंकि हिपोक्रेसी। जो मैंने अभी एक आंकड़ा दिया आपको, वो 3.5 लाख का दिया था, राइट, बट वो आंकड़ा सिर्फ विस्थापित लोगों का है। टोटल जो आवेदन आया था, या जो आवेदन लोगों ने किया था कि हमको जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल चाहिए, वो थे लगभग 38 लाख। आप खुद सोचिए कि 38 लाख लोग खुद को सेफ फील कर रहे थे जम्मू एंड कश्मीर में, इसलिए वो डोमिसाइल मांग रहे थे, राइट। अब वो डोमिसाइल गवर्नमेंट ने उनको इशू किया था, और उसमें से कुछ 3-3.5 लाख के करीब लोग वहां पहुंच गए। अब उनके ऊपर में 3-3.5 लाख जब वहां पहुंच गए, तो आप खुद देखिए कि किस तरीके से ये जो अननेशनल एलिमेंट है, एंटी नेशनल एलिमेंट्स है, ये लोग किस तरीके से इनको टॉर्चर कर रहे हैं।
आप सिर्फ मक्खन लाल बिंद्रू की बेटी का ये बयान सुनिए, आपकी आंखों में आंसू नहीं आ गए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। Who shot my father dead. Mister, come in front of me. You have some education. My father gave me education. And the politicians gave you guns and the stones. You want to fight with guns and the stones? That is all cowardness. All the politicians are using you. Come in front and fight with education. I'm an associate professor. I've started from zero level. My father started from a bicycle. My brother, he's a famous diabetologist. My mother, she sits on the shop, a female lady. That is what Makhanlal Bindru made us. A Kashmiri Pandit, he will never die. You can just kill the body. And I, being a Hindu, I have read Quran. And Quran says कि ये जो चोला है, ये शरीर का जो चोला है, ये तो बदल जाएगा, लेकिन जो इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाएगा। मक्खनलाल बिंद्रू विल बी अलाइव इन द स्पिरिट। देखा आपने? और तमाम मीडिया चैनल्स इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, पर हाल ही में मैंने एक टाइम मैगजीन का एक आर्टिकल पढ़ा था। उस आर्टिकल में बताया गया था कि गवर्नमेंट ऑफ आसाम मुस्लिम्स को जेनोसाइड कर रही है या मुस्लिम्स का जेनोसाइड कर रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक लड़की, मुस्लिम लड़की थी, वो, मुझे हिंदू मुसलमान करना बिल्कुल कभी पसंद नहीं आया, बट इतना तकलीफ हो रही है अंदर से तो करना ही पड़ रहा है यार, मेरे पास ऑप्शन नहीं बचा कुछ। एक लड़की जो पुलिस की गोली से मारी गई वो मुसलमान थी और टाइम मैगजीन ने सिर्फ एक लड़की के बलबूते, नहीं होना चाहिए था, वो एक भी नहीं जान मरनी चाहिए थी, पर वो एक लड़की के दम पर ये बोल दिया कि वहां की गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट मुस्लिम्स का जेनोसाइड कर रही है। अब आप खुद सोचिए किस तरीके की हिपोक्रेसी और किस तरीके के वर्ल्ड में या किस तरीके के देश में हम लोग बढ़ना चाह रहे हैं या किस तरीके के देश में हम लोग हमारे युवाओं को बढ़ाना चाह रहे हैं। अब आपने देखा होगा ना, जब से 370 हटा है तब से स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं कम हो गई है, पुलिस पे अत्याचार कम हो गए हैं, बहुत सी चीजें कम हो गई है। 370 हटाना ये सबसे अच्छा काम किया है मोदी गवर्नमेंट ने कश्मीर के लिए। बट यार उसके बाद में मैं मानता हूँ कि चलो कोविड आ गया तो उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया, पर मोदी गवर्नमेंट ने एक बहुत गलत चीज कर दी कि ये जो सारे सेपरेटिस्ट है, ये जो सारे लीडर्स, इनको वापस से हाउस अरेस्ट से बाहर निकालकर उनको फ्रीली घूमने दिया। अब उनको फ्रीली घूमने दिया मतलब ये लोग हर किसी के जा के रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं और ये तमाम ये सब चीजें ये लोग कर सकते हैं। मोदी गवर्नमेंट को ये चीज समझनी चाहिए थी उस समय, बट इन्होंने नहीं समझी। आइदर ये कोर्ट जाते, हमारे यहाँ पे लॉ बहुत स्ट्रांग है, हमारे यहाँ पे कोर्ट बहुत स्ट्रांग है, तो अगर ये लोग वहां पे जाते तो शायद मोदी गवर्नमेंट उनको हाउस अरेस्ट रखने में और कामयाब हो सकती थी। पता नहीं, मुझे इतना लॉ का नॉलेज नहीं, बट इतना तो जरूर मैं समझ सकता हूँ कि ये लोग जब से बाहर आए तब से कश्मीर की हालत और खराब होती गई है। कई सारे लोग आप देख लीजिए, हर कोई आपको बोलेगा कि बात कीजिए, महबूबा मुफ्ती बोलती है कि पाकिस्तान से बात करूं, आपके उमर अब्दुल्ला बोलते हैं पाकिस्तान से बात करूं, हम लोग चाइना को बोल देंगे कि भाई हमको ये फ्री करा के दो। इंटरनल मैटर्स में बाहर वालों को घुसाना किस हद तक सही है ये आप मुझे बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। जब ये हुआ था, जब पंडित लोग वहां से पलायन करके जा रहे थे, जब उनको अत्याचार किया जा रहा था, उनकी बहन बेटियों के साथ में बर्बरता की जा रही थी, उस समय कोई किसी ने आवाज नहीं उठाई, सब बैठ गए कि भाई कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। फिर भी उस समय की पॉपुलेशन आप देख लीजिए कितनी थी और बाद की पॉपुलेशन भी देख लीजिए। अभी के डेट में सेकंड मेजॉरिटी है हिंदूज, उसके बाद आते हैं सिख, फिर भी आप देख लीजिए जहां जहां पे मुस्लिम लोग डोमिनेट कर रहे हैं ना, वहां पे हिंदुओं की स्थिति क्या है। पाकिस्तान आप देख लीजिए, आप तालिबान देख लीजिए। मैं बिल्कुल ही नहीं बोल रहा कि भारत का मुसलमान ऐसा है। हिंदुस्तान का मुसलमान एकजुटता में बिलीव करता है क्योंकि हम लोग बचपन से उस संस्कार में पले बड़े हैं। और ये लोग जो सारी मीडिया है ना, ये इंटरनेशनल मीडिया हो या डोमेस्टिक मीडिया हो, ये सारी मीडिया आपको और हमको लड़ाकर सिर्फ वोट का ध्रुवीकरण करना चाहती है, तो इससे आप थोड़ा सा बचिए। अब होता क्या है ना, कश्मीर में ये जो सेपरेटिस्ट है या ये सब लोग हैं, ये शरिया कानून लाना चाहते हैं।
ये चाहते हैं कि पूरी कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बना दिया जाए, मतलब वहां पे सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का राज कायम हो, एक मंदिर ना हो, ना गुरुद्वारा हो, ना वहां पे कुछ ऐसी गतिविधियां हो जो एंटी इस्लाम हो। ये लोग वैसे भी हम लोगों को काफिर समझते हैं। इनको चाहिए निज़ाम मुस्तफ़ा या कहो शरिया कानून, शरिया लॉ। शरिया लॉ में मतलब सिर्फ औरतों को दबाना। आज की औरतें दबना नहीं चाहती। आज की औरतें एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान, जो मोदी जी ने कहा है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो बात कि यार हम जब तक लोगों को पढ़ाएंगे नहीं, हम जब तक लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे। आप आज खुद एक चीज नोटिस कीजिए। मैं मानता हूँ कि रशिया में एक रिलीजन है, बट रशिया सबसे ज्यादा कम्युनिस्ट है, इसलिए वो इतना आगे है। मैं ये नहीं बोलता रिलीजन फॉलो नहीं करना चाहिए, रिलीजन बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, क्योंकि रशिया और हमारा कंपैरिजन नहीं हो सकता। हमारा बहुत वाइब्रेंट कल्चर है। हमारे यहाँ पे सब चीजें, हमारे यहाँ पे ईद होती है, दिवाली होती है, हमारे यहाँ पे जन्माष्टमी होती है, हमारे यहाँ पे होली होती है। हमारे यहाँ त्योहारों का देश है हमारा, और ये देश पे हमको गर्व होना चाहिए। पर किसी की अच्छी चीज है ना, तो उसको सीखने में भी हमको गुरेज नहीं होना चाहिए। अगर जब तक इन सारे हिंदुओं को वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की, तब तक कश्मीर में पंडितों का पुनर्विस्थापित होना नामुमकिन है। इसके लिए मोदी गवर्नमेंट को या फिर वहाँ के रविंद्र रैना जी को कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि रविंद्र रैना वहाँ पे रूट पे काम कर रहे हैं, वो वहीं पे रहते हैं, वहीं के नागरिक हैं, तो उनको मालूम है कि क्या है वहाँ की सिचुएशन। और अगर ये चीज़ नहीं हो पाएगी ना, तो मैं इसको मोदी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फेलियर मानूंगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, और आशा करता हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो सब तक पॉजिटिवली पहुंची होगी। बिल्कुल ध्रुवीकरण नहीं करना चाहता, मैं मुस्लिम हिंदू में नहीं बंटना चाहता, हिंदू मुस्लिम में नहीं बंटना चाहता हूँ। पर अगर कोई हिंदुओं को सिर्फ टारगेट करके, चाहे वो मीडिया हो, सब हो, हर कोई अगर सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करके बोलेगा, तो यार मैं तो बोलूंगा, चाहे फिर मेरे को कितने भी धमकी भरे कॉल आ जाए। ऐसा नहीं है नहीं आए हैं, छोटे से चैनल वाले को अगर इतने धमकी के कॉल आ सकते हैं, तो मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े चैनल्स है यार, मतलब AKTK है, द शाम शर्मा शो है, इतने सब बड़े बड़े जो लोग हैं, इन लोगों को किस तरीके के धमकी भरे कॉल्स आते होंगे। मेरे को चलो 1-2 कॉल्स आ जाते हैं, फिर भी मैं इतना माइंड नहीं करता, इनको कितना आता होगा। तो यार मत करो, हेट मत फैलाओ। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो ठीक है, अगर वीडियो गलत है तो देखो मत, छोड़ दो। आशा करता हूँ जो समझाना चाह रहा था आप तक सही से पहुंचा होगा। और अब क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग पे ध्यान जरूर दीजिए, अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए, इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।